बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। ईद का दूसरा दिन, आपको आज भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन क्या कुछ करता है, अमूमी तौर पे ससुराल डे होता है और बहुत सारे लोग जो हैं शादीशुदा लोग ससुराल जाते हैं, वहाँ पे दावतें उड़ाते हैं। आज के दिन हम जो है डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूटी के साथ, जो हम कल प्रोग्राम लेके चल रहे थे कि सियासतदानों से भी पूछें और सहाफ़ियों से भी पूछें कि उनकी ईद कैसी गुजरती है, क्योंकि अमूमी तौर पर टेलीविज़न शोज़ में आप देख रहे हैं कि तसलसल के साथ जो ख़बरें चल रही हैं, बड़ी उससे एक डिप्रेशन भी होता है। आपको पता है अफ़गान वॉर भी चल रही है, फिर ईरान कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी एनर्जी कंज्यूम की एक सहाफ़ी की भी। तो अब जब ये थोड़ा सा हमें स्पेस मिलती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो हम क्या कुछ करते हैं, सियासतदान क्या कुछ करते हैं इस टाइम में, आपको बताते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ी जान साहब, PTI से इनका ताल्लुक़ है। रिसेंटली आप इनको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते रहे हैं, बड़ा नाम बनाया इन्होंने इन दिनों में। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं तहरीक इंसाफ से पहले थे। अब इनसे पूछेंगे कि आप किस पार्टी में हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट सियासतदान के तौर पे ये ज़्यादा नज़र आते हैं। सुज़ैन जहान खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सुज़ैन टेलीविज़न एंकर हैं, प्रोग्राम भी करती हैं, लॉयर भी हैं। हमाद हसन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। चारों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे ईद की। ईद का दूसरा दिन कैसे मनाया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप भी हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें। और आपका फीडबैक जो है, आपके सवालात हम कोशिश करेंगे कि सियासतदानों से पूछें। जी सुज़ैन, आप चूँकि लॉयर भी हैं और हम देख रहे हैं कि जब से 27वीं तरमीम आई है उसके बाद से इमरान खान साहब के केसेस भी उस तरह से नहीं लगते, तो आप क्या समझती हैं, चूँकि आप इमरान खान साहब के केस को भी परस्यू कर रही हैं, क्या आंदा आने वाले दिनों में, बिकॉज एक सवाल जो रहता है लोगों का कि यार खान साहब कब बाहर आएंगे या क्या होगा, ठीक है, तो उसको ज़रा एड्रेस करें, हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या क्या मसला क्या है। मसला ये है कि खान साहिब जो है उनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है उनके बहुत ज़्यादा, वो खुद नहीं बाहर आना चाह रहे, वरना ये तो सब जानते हैं जब उनको किसी बार डील्स ऑफर हुई है। बट वो कहते हैं कि मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास इख्तियार है। अब अगर कोई समझता है कि इख्तियार उनके पास है, वो चले जाते हैं, तो दैट्स समथिंग एल्स। देखिए, पावर टॉक्स टू पावर। तो खान साहब जिस दिन खुद चाहेंगे वो उस दिन बाहर आ जाएंगे खान साहब पर, क्योंकि वही बनेगा कि उनके जो नर्व्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर खान साहब तक ऐसे लीडर्स की रसाई दी जाए जो कि सेम माइंडिंग है, जो कि पुराने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो जाके इन्हें ग्राउंड रियलिटी बताएं कि खान साहब ये ग्राउंड रियलिटी है, तो फिर खान साहब बाहर आ सकते हैं। बट क्योंकि एक्सेस नहीं दी जा रही, ना लॉयर्स को दी जा रही है, ना फैमिली को दी जा रही है, अनटिल अनलेस जब तक उनसे जाके मिलेगा नहीं, उनको बताएगा नहीं, और जब तक खान साहब की अपनी मर्जी नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो कि जब लॉयर्स को आगे क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं आती, लेकिन आप लोगों ने चूंकि केस प्रिपेयर करना होता है, तो ऐसे में आप लोग फिर किस तरह से क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन लेने के लिए जाना पड़ता है। तो वो तो जाहिर बात है, मुलाकातें आप लोगों की नहीं हो रही, फिर पार्टी में आप वही हमने CM भी दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने की, जी हमें मिलने दिया जाए, हमें इंस्ट्रक्शन सीख करनी है। उस पर भी आज तक कोई फैसला नहीं आया। 3 बेंच मेंबर्स का भी हुआ कि जी लॉयर्स को एक्सेस दी जाए, फैमिली को एक्सेस दी जाए। तो वही बात कि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो है वो अदलिया जो है वो बिल्कुल ही से आप पिटीशन खुद ड्राफ्ट करती हैं, बिल्कुल। कितनी दफा को इस हिसाब से डांट पड़ी है? मुझे इतनी डांट पड़ती है, चाहे मैंने सही में लिखी हो, मुझे इतनी डांट पड़ती है, कांट टेल यू, मुझे जज के सामने भी डांट पड़ता है, और ये वो डांट ही है जिसकी वजह से मैंने बहुत सीखा। तो बहुत डांट। आप एक सीजन जो है लॉयर है, और या हम कुछ पॉलिटिकल की तरफ जाए। शेर अफजल, मुझे याद है आप एक ज़माने में जज थे पेशावर में, वो फिर आप इस्लामाबाद आए थे, तो वो ये कैसे, मतलब वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में नहीं होता है। नहीं, मैं डिपुटेशन पे आया था, तो डिपुटेशन उस ज़माने में हुआ करती थी, तो मैं आया यहाँ पे। मैं डायरेक्टर जनरल था एक वफाकी इदारे का, और ये 2007-8 की बात है। फिर इसके बाद जो है 2009 में मैं फिर इंग्लैंड चला गया, मैंने इस्तीफ़ा दिया, और फिर वहाँ से कुछ डिग्री ली, वापस आके अपनी फर्म जो है उसकी बुनियाद रखी, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ, वकालत से। जज पे मतलब जिस तरह से हम आजकल के दौर में बात करते हैं, कितना एक प्रेशर होता है, हम जज थे कितनी दफ़ा आपका। लेकिन ये प्रेशर जो है ना, हमेशा दारोमदार करता है उस शख्स पे
चाहे आप जज हो, सियासतदान हो, कुछ लोग प्रेशर नहीं विथस्टैंड कर सकते हैं। मैंने कभी प्रेशर को कभी तस्लीम ही नहीं किया है। मैं कहूँ हमेशा से मैं कहता आया हूँ, और जितने मेरे शागिर्द हैं, जितने मेरे साथ जज भी मेरे बहुत सारे शागिर्द रहे हैं, वकला, उनको मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरा एक मकूला है कि गम गुलाम नबी करेगा। तो प्रेशर जो है ना वो कभी मैं परवाह नहीं करता हूँ। ये जितनी तेजी के साथ ये प्रोफेशन तब्दील कर गया है ना, ये इंतज़ारी भी है, पार्टी का भी है। 15 साल मैंने गुजारे। सॉरी, वो भी इस तरह, वो जर्नलिस्ट भी रहा है, जज भी रहा है, पायलट भी रहा है। तो ये शेर अफजल बट तारुफ ऐसी जुमात से करवाऊं कि यार मेरी बात सुनो, मेरे पीछे मत पड़ो, वरना फिर आपकी भी मैं काते रब दूंगा। अब मैं इसको 30-35 साल से जानता हूँ, और इतना जानता हूँ कि शायद अब मैं आगे नहीं कहता हूँ। ये ना कहिएगा कि इतना इनकी बीवी भी नहीं जानती है। मैं मतलब ये है कि जब ये इसकी ताज़ा शादी हुई थी तो उस वक़्त से जानता हूँ, और माशाल्लाह अगर मैंने कोई मिसाली शोर देखा है, यानी कि आला मिसाली जन मुरीद, तो ये बिल्कुल पूरा उतरता है। कब मजाल है कि ये कोई उनके सामने। और दूसरी बात ये ना, ये और इसके भाई दोनों ने जो है बहनों से शादियाँ की हुई है, ठीक है ना। और इनका जो बहनोई है वो भी मेरा दोस्त है और मेरा क्लास फेलो रहा है, खालिद सुल्तान, वो भी पाए का साबिर है, आज तो चेयरमैन है। अच्छा, आप डरते हैं? असल में ये एक तरह से डरते हैं कमर मैं नहीं, ये सारे पठान डरते हैं। ये बहुत सी अनकही कहानियां है पहले और शेर अफजल की। देखिए ये डरने वाली बात ये है ना, एक तरह से हमारे फैमिली का मेंबर जैसा है ना, यानी मैं बिल्कुल इनके खानदान में हमारे खानदान मैं सबको जानता हूँ, और सब से मुझे प्यार, इज्जत, एहतराम, मतलब ये ना आई हैव ऑलवेज बीन लाइक देयर फैमिली मेंबर। मतलब ये है कि हमारे पठानों में पर्दा होता है, फिर इनके वालिद साहब तो पाए के आलिम दीन रहे हैं, लेकिन जितनी भी घर वाले हैं इनके सब मेरे बहनों भाइयों की तरह हैं, और आज से नहीं है। मैं इनके गांव में भी रहा हूँ, इनके घर में भी रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो इनका एहताबाद में एक बंगला था, तो इनका जो बहनोई था वो मेरा क्लास फेलो था। तो बल्कि मरी की एक बात बता दूँ, इनकी बहन जो है वो शादी हुई है, इनके जो बहनोई है खालिद सुल्तान, तो एक दिन उनके घर में मैं पड़ा हुआ था, हमारा झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हुआ तो जनाब अली झगड़ा इतना बड़ा, मैंने उसको मारना शुरू किया, और वो जो उसकी बीवी थी बेचारी अपने शोर को मुझसे छुड़वा रही थी, और आगे से मैं उन्हीं के घर में जनाब लपड़ा कर गया। यानी ये इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं लाइव वो नहीं बता सकता, मजबूर बहुत सारी चीजें। शफी जान साहब, कोई अपना एक ऐसा वाकया बताया। वैसे अभी रिसेंटली मुझे तो आपका वो वाकया बड़ा रिकॉल हो रहा है जो आपके साथ यहाँ पे हुआ था मैरियक के सामने। तो बस उस टाइम पे दर्द तो होता है वो जब मार पड़ती है तो। नहीं, अब तो तरीके इंसाफ में हम इतने ट्रेन हो गए हैं, ISF के ज़माने से जेलें भी देख ली हैं, हवालात भी देख लिए हैं, दरने भी हो गए हैं, पुलिस के साथ हाथापाइयाँ भी हो गई है, घसीटना भी देख लिया है। रमज़ान में जमान बार के सामने सवाबी में 5 दिन कैंप में गुजार लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो होती हैं। एक पॉलिटिशियन जो होता है, तरीके इंसाफ की तस्वीर बात करते हैं, ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? डाला आ जाएगा, उठा के ले जाएंगे यार, केस बनाते हैं, क्योंकि अब वो जो डर है ना, नहीं अब केस बनाने वाला, वो तो मेरा ख्याल से केस बनाने वाला डर भी खत्म हो गया, डाल वाले लोगों का डर खत्म हो गया। अब डर और तहरीक इंसाफ बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। ये 3 साल एक बात करूँ सुजैन से पूछेंगे कि एक बात सिर्फ देखिए, डर उस वक्त होता है जब आप इक्तिदार में होते हैं, जब आप इक्तिदार में नहीं होते। पाकिस्तानी मिजाज, सियासत का ये मिजाज है कि जब आप सियासत में नहीं होते फिर आपके अंदर डर नहीं होता। सुजैन, आप मुझे शायद सेकंड करें कि आप PTI के रहनुमा ना इतना डरते हैं कि उन पे बच्चे होंगे, ना इतना डरते हैं कि जो है उनको उठा लिया जाए। रहनुमा डरते हैं। एक मिनट वैसे मीडिया से जरा प्लीज मुझे जी, रहनुमा डरते हैं, वर्कर नहीं डरता है। अगर रहनुमा न डरते ना तो खान अभी तक जेल में पड़ा होता। पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा मैंडेट मिला पूरे मुल्क में। और खान, ये जो अभी आपने सुजैन बात की ना कि खान जो है खुद बाहर नहीं आना चाहता है, मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ। कौन आदमी जो है जेल में रहना चाहता है? ये किस तरह की बात है? मैंने खान के
सामने 20 दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुआ करती थी, तो खान को मैंने सुना है ना, उनकी इजाज़त से हम जाके बातें करते थे। किस तरह वो खान ये नहीं चाहता है कि बाहर आए। तो लिहाजा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, पीटीआई की जो लीडरशिप है ना, वो लीडरशिप जो है वो डरती है। अगर न डरती तो कोई मर्द हुर आज एक ये नहीं, लीडरशिप की हद तक ना खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप तो कभी नहीं डरी। आपने देखा होगा कि जब लीडर ही है वो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है। नहीं, कब डरी? आप बता दें, आप बता दें एक मौका। लीडरशिप बेचारी तो हमेशा आगे रही है, कौन से मौके पे लीडरशिप आगे नहीं रही? अब जो लाएमल दिया जाएगा, पार्टी के रहनुमा जो लाएमल देंगे सब उसको फॉलो करेंगे। वैसे कहीं ना कहीं पे जाहिर बात है, आपकी डर की तो हम बात नहीं करते, लेकिन हम ये बात ज़रूर कहते हैं कि आप लोगों के पास स्ट्रेटजी नहीं है, बिकॉज आपका बंदा अंदर है। आप लोग एहतजाज उठते हैं, आले मारे भी खाते हैं, आप लोग जेल भी जाते हैं, पर्चे भी होते हैं, डटे हुए भी हैं, बंदा बाहर नहीं आया। लेकिन लीडर जो है वो अंदर है, उससे कोई राब्ता नहीं है। जिस तरीके से जो फसातियत और बर्बरियत तहरीक इंसाफ पे हुई, मतलब 16 अक्टूबर को सुजैन यहाँ बैठी हुई है, 16 अक्टूबर से वकला की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई, 4 दिसंबर से कोई फैमिली मुलाकात नहीं हुई, फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए हैं, वो जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है उसको भी हमने मुस्तरद कर दिया, वो एक सरकारी बोर्ड है। दोबारा कोर्ट्स गए तो वही बोर्ड दोबारा आ गया है। तो देखिए, बात ये आपको समझनी पड़ेगी, जब आपका लीडर अंदर होता है और उससे जब राब्ता भी नहीं होता। देखिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता था, जब इनके लीडर अंदर होते थे तो 120 लोग एक दिन में मुलाकात करते थे, और जो बाय रिकॉर्ड नवाज शरीफ के वो लोगों की लिस्ट भी पड़ी हुई है कि कौन से 120 लोग नवाज शरीफ से एक दिन में मिले हैं। लेकिन हमारी साइड पे तो बिल्कुल ही चेंज है। आप बयान नहीं दे सकते, तस्वीर पे पाबंदी है, जुमात पे से निशान चीना गया है, हर चीज़ जो है वो तितर बितर पड़ी हुई है। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ जिस तरह मुकाबला कर रही है इस निज़ाम का, आपने TLP का हाल देख लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ख़त्म। ये नून लीग, नवाज शरीफ जब एयरपोर्ट पे आता था तो 10 लोग नहीं होते थे। क्या ये तारीफ नहीं है पाकिस्तान? ये भुट्टो जब अंदर था, जब उसका जनाजा था, उसमें कितने लोग थे? नहीं, वो तो माशाल्लाह ने भुट्टो साहब का जनाजा फांसी घाट से रात के वक्त ले जाया गया। उनके सिर्फ 7-8 मज़ारे थे और किसी को बाहर नहीं आने। अगर हजारों लोग निकल आते तो रोक सकते थे। निकल आए थे, खुद सोचिए तो नहीं थी। नहीं यार, और बड़ी लिख ले, इस बात को लिख ले, जब तक PTI की KP में हुकूमत है, लीडरशिप दलेर है। जिस दिन KP में PTI की हुकूमत नहीं होगी, उस दिन मैं मानूंगा कि कोई निकले। ठीक बात है। सुजैन की तरफ बढ़ रहा था, सुजैन काफ़ी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन चूंकि एक यहाँ पे आप मेजॉरिटी ज़्यादा थी और इनका ताल्लुक भी KP से है, और फिर आपको पता है सियासतदान भी है, तो इस वक्त आपके अलावा हम सब के पीछे हैं। तो मुझे सुजैन ये बताएं कि लाइफ नाउ जो बातचीत चलती थी PTI के हवाले से, एक ये स्ट्रेटजी की कितनी कमी है PTI के पास? स्ट्रेटजी की कमी इसलिए है क्योंकि ऑनेस्टली जो मैंने देखा है, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है या कुछ, आपस में लड़ना की खिलाया ने एक वकील दूसरे वकील की ताकसीज है, एक के साथ उनका नाम भी नम किया कि हर फसाद के पीछे दे ही होते हैं, बिकॉज उनको बड़ा बताए। एंड आई वॉन्ट कि उन्हें बड़ा बना लिया जाए, उन्हें कहा जाए कि जी पार्टी आपकी है, अब खुदारा खान साहब को बाहर निकालने के लिए कुछ कर ले। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि जिस वकील का जो केस है ना, उसको आर्ग्यू करके दे। आप ये ना करें कि एक दिन इससे फाइल उठा के लिए जाए, उसको दे दे, उससे उठा के अगले को देंगे, जिसने पहले से किया बस फैक्ट्स एंड फिगर्स पता रहे। कुछ जब आप कुछ चीज को सॉर्ट आउट करेंगे ना, ये जो अंदर जो मिले लोग आए थे नीदर करना चाह रहे, जब वो आपस से बैठ के बात करेंगे ना, तो शायद वो शख्स जो इसको खेल में बैठा है, जिसका मेरा मतलब ये था कि वो अपनी कमसद कंडीशन के बाहर आना चाहता है, तो एज सून एज पॉसिबल बाहर आ जाएगा। बट क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में इतना कंपटीशन है का कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। सिर्फ हर एक को टीवी के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक है और ये कहने का शौक है जी मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। किसी ना किसी हद तक आप मरवत साहब की बातों को सेकंड देती हैं जो PTI के हवाले? मैं एक तो सेकंड करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दफा अपने टॉक शो पे भी, अपने ईट प्रोग्राम में भी मैंने कहा है कि मैंने अपने इन कानों से सुना था खान साहिब से कि मरवत इज अ क्राउड पुलर। जब इनकी शिकायत लग रही थी, फॉर्चुनेटली आई वाज देयर, तो जब जेल में भी शिकायत कर एक बात करूंगा, मैंने आपके शो में भी कहा, गालिबन सुजैन के शो में भी कहा, मैं इसका नाम बहुत से शोज में मैं कहता हूँ कि क्या वजह है कि जो भी PTI को सहारा देता है उसको अलीमा खान गिरा देती है। ये निकला था ना, ये मैं बार बार कहता हूँ कि उस वक्त जब कोई सांस तक नहीं ले रहा था, इसके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं
शोज में तो मैं कहता हूँ कि ये शख्स निकला था, बाजोड़ से लेकर डेरा इस्माइल खान तक मोटिवेट कर गया था, लोगों को निकाल लाया था। इसको पार्टी से निकालने वाली कौन थी? वो थी। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने, उसको पीछे धकेलने वाली कौन थी? वो थी। अली अमीन गंडापुर मुश्किल वक्त में इस्टब्लिशमेंट, मरकजी हुकूमत, पार्टी सब कुछ मैनेज कर रहा था किसी न किसी तरह, उसको किक करने वाली कौन थी? वो थी। आखिर क्या वजह है, इस रात से पर्दा क्यों नहीं उठ रहा है? रात से पर्दा उठाएंगे। लतीफ़ कोसा साहब वाहिद वकील थे। इमरान खान ने कहा कि मेरे हेल्थ पे रेड करे, सारे सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, कोई नहीं जा रहा था। लतीफ़ कोसा साहब ने जिस दिन रेड किया उसी दिन अलीमा खान ने पार्टी के खिलाफ और लतीफ़ कोसा साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। क्या राज है भाई? हम तो सहाफ़ी, हम तो स्टोरी ढूंढेंगे, हम तो कोसा साहब के हवाले से राज ये मैं बता देता हूँ कि क्योंकि वो ज़्यादातर बुश बीवी के वकील रहे हैं और उनके साथ जो है ज़्यादा हमदर्दी है, तो इस वजह से अच्छे नहीं लगते हैं मोहतरमा को। लतीफ़ कोसा साहब। नाज़रीन, शफ़ी जान आपको पता है कि कितने मसरूफ़ आजकल दिनों में ये मोस्ट वांटेड बंदे बने हुए हैं और हर टेलीविज़न टॉक शो पे हमें नज़र आते हैं। तो अभी भी मुख्तलिफ टॉक शो से इनको जो है फरमाइश आ रही है और इनको भी जाना पड़ गया है। तो हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाकी गेस्ट हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, इन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद का इस खसूसी शो आप देख रहे हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ये अपनी ईद कैसे मनाते हैं। पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गई, इमरान खान भी डिस्कस हो गए, सारे लोग सुनना चाहते हैं इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे। या हमने डिटेल से, तफसील से, स्ट्रेटजी भी डिस्कस हो गई। क्या चीज़ डिस्कस नहीं हुई? डिस्कस ये नहीं हुआ कि हमारे शो में बैठी हुई हैं सुजैन जहान। सुजैन जहान है अनमैरिड, तो इनका जो मैच है वो कैसे तलाश होगा, इस शो से हम कोशिश करते हैं जरा कोई करें। कैसा लड़का पसंद है आपके? क्यों नहीं मिला अभी तक आपको लड़का कोई? कितने लड़के आपके पीछे आए? मेरे पीछे कोई लड़का नहीं आया, शायद इसीलिए मुझे कोई लड़का नहीं मिला। ऑनेस्टली, मतलब आप स्कूल की बात, बड़े बदजोक लड़के हैं, यूनिवर्सिटी की बात करें, बड़ी खूबसूरत लड़की बात कर रही हूँ कि फ्रेंड्स होते थे, या मतलब फ्रेंड्स तो मेरे भी बहुत हैं, लेकिन उनकी एंगेजमेंट हो जाने बाद में मेरे साथ लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑनेस्टली, ना मुझे कभी कोई इंस्टा पे ऐसा मैसेज आया, ना मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज, कभी किसी ने मुझे तंग किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। सो आई गेस के मेरे यहाँ पे बैठे हुए 3 लोग इस बार पे डाउट कर सकते हैं, इजाजत देती। मरमित साहब को शायद थोड़ा पता है कि क्यों लड़के नहीं आते, बिकॉज आपके असल में ये मेरे साथ एक मीडिया में काम कर चुकी है, ये वकील है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी मतलब रासिकुल अकीदा है, अपने मामलात में मजाल है, कोई जुर्रत करे कि कोई इस तरह की बात, और आगे से ये खुद ही बोलती है कि मैं इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करती। ये अब आप किसी को थोड़ा सा नरम रास्ता देंगे तो फिर कोई जुर्रत। ये बात इनकी ठीक है। सुजैन मेरे साथ एक मीडिया में काम कर चुके हैं, मेरी कुलीग रही है। अच्छा, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतनी मुहज़्ज़ब के कोई रास्ता किसी को मिले ना तो इनके साथ, यानी इनके उम्र का या इनके एज का, तो ये फौरन इसको देख के बहन का तस्वर आ जाता है। एक चीज़ में याद करो, सुजैन भी शायद शादी से डरती है, जो हमारे मुआशरे में होता है। और शायद आप तो काले जादू की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ और अवामिल नज़र आ रहे हैं कि जो आपकी काली नहीं हो रही है। लेकिन मैं ये एक बात आपको बता दूं, यकीन करें कि किसी भी खातून की सबसे बड़ी खुशकिस्मती वो होती है कि जब वो अपने शौहर की पनाह में होती है। और कोई भी शौहर जो है या कोई भी मर्द जो है, उसके घर में अगर बीवी होती है तो उसका घर बना होता है। इन चीज़ों को अगर हम समझे और इन रिश्तों की इस तकद्दुस के इस नुक्ते नज़र से हम समझे, तो मेरा ख्याल है हर जवान लड़का और लड़की जो है वो शादी को न सिर्फ सुन्नत समझ के करेंगे, बल्कि उसको एक बुनियादी इंसानी मुआशरती ज़रूरत के तहत भी करेंगे। मुआशरती ज़रूरत की आपने बात की, बड़ी वैलिड है ये बात। और हम देखें तो थोड़ा सा बात पे चले जाएं तो ये ट्रेंड था कि बड़ी जल्दी हो जाती है, इवन के पी साइड पे भी हम देखें बड़ी जल्दी हो जाती है। फिर हम शहरों की तरफ आएँ तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड हमें चेंज नज़र आता है कि लड़का दी अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा, कोई थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो शादी करेंगे पे। हालांकि मतलब इस्लामिक टीचिंग्स को हमारे साथ देखें तो वो ये कहती हैं कि एज जब आके हो जाए तो आप कर लें रिस्क, वो
लड़की खुद अपना लिखे। तो ऐसा माइंडसेट क्यों प्रिवेल करता है सोसाइटी में कि मतलब हम देखें कि ये भी दुरुस्त है। जब आप शादी करते हैं ना तो रिस्क आता है। रेस्ट भी आता है, और आपकी औलाद और आपकी बीवी ये आपके लिए रिस्क का एक खजाना लेकर आते हैं। मैं मतलब ये खुद अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जब मैंने शादी की, मेरी कोई 7,000 8,000 तनख्वाह थी, ठीक है ना। उस ज़माने में हमारी ज़मीनें जो मेरे वालिद साहब की थी उनकी कीमतें भी कम थी, 4,000 5,000 रुपए पे कनाल मिला करता था। लेकिन यकीन करें, मैं खुद ये समझता हूँ, बाज़ चीज़ों में मैं खुद मेटाफिजिकल चीज़ों पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूँ और ना तो परस्त हूँ, लेकिन औलाद बीवी उनके आने से न कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी का चक्कर तब्दील हो जाता है, अल्लाह ताला जो है वो अपने निज़ाम में आपके लिए बहुत सारे इनामात और नवाजिश भी लाता है। देखिए तो ये पिटी साइड पे मतलब यानी आप कहें देही रातों से निकलें या थोड़ा सा आप इस तरफ आए पंजाब वाली साइड पे भी ज़रा, क्यों ऐसा कल्चर है कि बड़ा इकोनॉमिकली जब तक डिपेंडेंट नहीं होगा बंदा, या फिर जब तक अपने कदमों पे खड़ा नहीं होगा तब तक जो है वो कहते हैं कि ना ही शादी करो तो बेहतर है। ये देखिए एक रवायती तस्वर है हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। क्योंकि पहले ज़माने में तो वसाइल बहुत कम हुआ करते थे, या ज़मींदारी होती थी या कई फ़ौज में भर्ती होते थे, ये इस तरह की चीज़ें थी ना। तो उस ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही। अब डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुके हैं। अब तो आपके 15 साल बेटे से भी आप ये तवक्को रख सकते हैं कि वो अरबपति बन सकता है। वो इसी इंटरनेट पे इतने सारे वो ट्रेडिंग्स और पता नहीं क्या क्या होते हैं, और वो बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं, नई जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। तो अब ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अब उसके लिए वो एज लिमिट के भाई वो कमाने लगा है या कमाओ पुत्र है या ये है, वो चीज़ें तब्दील हो गई है। अब आपका 12 13 14 15 साल का बच्चा भी इतना कमा सकता है कि इतना उसके वालिद ने उम्र भर नहीं कमाया होगा। उसका उम्र 18 साल है, 19 साल शुरू है, और आप यकीन करें कि गुज़िश्ता 4 माह से मैं उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी दादा बन जाऊँ, और मेरे बेटे ने एग्री किया है। मेरे बेटे ने एग्री बेटा भी आप ही गए ना, बेटा भी आप ही गए ना। वो हम बता रहा हूँ 19 साल में एग्री कर गए। बहुत ज़्यादा मतलब आईडी कार्ड बन गया। 19 साल में, और आपके तवज्जो से कोई अच्छा रिश्ता उसके लिए भी अगर मिल जाए तो आप लोग तो खुद इन दोनों के लिए ढूंढ ले, वो अभी छोटा है। खैर यही आस्था के एक शो रख लेते हैं। मैं आपके बात बताऊँ, सिंगल रहने का मुझे नुकसान क्या हो रहा है? फ़ायदे तो बहुत है, मतलब आई एम लिविंग माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। नुकसान ये है कि मेरे जितने क्लास फेलोज थे या जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी बीवियों का मुझसे बहुत मसला है, एंड आई डोंट नो कि वो क्यों है। सो मेरे क्लास फेलोज हमेशा मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमारी बीवियाँ कहती है इसको ब्लॉक कर दो। तो ये मेरे साथ बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई डोंट नो कि आजकल की ख़वातीन इतनी इनसिक्योर क्यों है। हाँ, वो यू मस्ट नो कि हर बीवी को किसी भी शौहर के ऐसे जानने वाली जो कि खूबसूरत ये से मसला हो। ये शोहरत जो होती है ना, ये तो एक हवाले से लोग इसके पीछे बहुत भागते भी हैं, लेकिन इसके बहुत बड़े नुकसानात भी होते हैं। और ये सिर्फ फीमेल को नहीं, मेल को भी होते हैं, ये सबको होते हैं। यानी शोहरत, एक तो ये है कि आपकी प्राइवेट लाइफ ख़त्म हो जाती है। यानी हम कहीं पे जाते हैं ना, पहले हम जब मीडिया पे नहीं आते थे और अखबारात में काम कर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब हम कहीं पे जाए तो लोग ओ जी आप हमाद साहब है, शेर अफजल कहीं पे जाए, एक दिन ये मिला तो इसके इर्द गिर्द एक जम गफीर इकट्ठा हो गया। और फिर पीटीआई वाले तो करते भी ऐसा है। तो एक बता, एक खातून पॉलिटिशियंस के साथ आपको ईद गुजारने का मौका मिले या फिर कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप करेंगे? वैसे तो ताज़ा तो मुझे अब ख्वाहिश पैदा हुई है कि मरियम नवाज के साथ उसके जहाज में ट्रैवल कर 11 अरब के जहाज में। लेकिन वैसे जहाज हो या ना हो, लेकिन ट्रैवल। अच्छा, मैं आपको ये जो इन्होंने बात की ना, एक मजे की बात सुना दूँ। पेशावर में एक पेट्रोल पंप पे हम गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे थे, तो मैंने वॉशरूम जाना था, तो वो लोगों के साथ तस्वीर निकालते मैं वॉशरूम चला गया। तो मैंने वहाँ पीछे देखा तो 3 उधर अंदर दाखिल हो गए थे तस्वीर। मैंने कहा जो इधर ही बैठ के मतलब ये तस्वीर भी बना लेते हैं, तो ये लोगों को पता। हाँ, ये बिल्कुल आपकी प्राइवेसी तो
डिस्टर्ब हो जाती है। अमान सर, कौन सी खातून सहाफ़ी ऐसी है जिसे आप आइडियलाइज कर? आइडियलाइज तो नहीं कर सकते, यानी वो शेक्सपियर ने कहीं लिखा है कि जिंदा बंदे को आइडियलाइज ना करे। वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कोई ऐसी हरकत कर सकता है या आपके तस्वुरात के मुखालिफ मुर्दे का नाम बता दो। सब में जा सकता है। मुर्दे तो बहुत से, मेरे और आपके उस्ताद रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब के साथ मैंने भी काम किया, आपने भी किया। कितने बड़े सहाफ़ी थे, कलंदर मोहम्मद साहब थे, बहुत से लोग। वैसे तो बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको जो पूरी शख्सियत है वो बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म के हम दोनों को फॉलो करनी चाहिए। खातून सहाफ़ी कौन सी अच्छी लगती है जिनका काम अच्छा लगता है? खातून सहाफ़ियों में बाज़ सहाफ़ियों के साथ बहुत कुर्बत है, यानी सुज़ैन छोटी बहनों की तरह है। आसम शिराजी के साथ एक फैमिली टर्म्स हैं, यशफीन जमाल हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी कोलीग्स हैं, और उनके साथ एक फैमिली टर्म्स भी है, अच्छा ताल्लुक़ भी है करीबी। डिज़ाइन किस एंकर का प्रोग्राम आप खुद भी देखती हैं? मतलब हम एंकर्स ऐसे होता है कि नॉट द वन, बहुत ज़्यादा है। मैं मंसूर अली खान साहब को बहुत देखती हूँ, शाज़ेब खानज़ादा, शहजाद इकबाल, मतलब ये वो हैं जिनको मैंने देखना होता है। मैं इनका हर टॉक शो देखती हूँ और उसमें मैं जितने भी इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, इनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है। मुझे इरशाद भट्टी साहब बहुत पसंद है, मतलब मैं उनको सुनती हूँ। ये वो हैं जिनको मैं आइडियलाइज। सुज़ैन इरशाद भट्टी भी पसंद है। जी जी, मतलब उनकी सहाफत का जो तरीका है, बिकॉज ही हैज़ अ ग्रेट। सुजैन, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इजाज़त है? ये बताएं कि आप ये जो एंकरिंग करती है, तो ये मेहमानों में कोई ऐसा भी होता है जो ठरकी आपको कोई मेहमान मिला हो? मेरा कुछ और ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले बता लिया, ऑनेस्टली कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ऐसा आप जो गेस्ट बुलाती है, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है मुस्लिम लीग के गेस्टों ने जो है स्ट्रेट अवे कमिट किया और अगर ना आए? ये तो बहुत दफ़ा होता है। और ये हो जाता है, ये अक्सर हो जाता है। बट अच्छी बात ये है कि वो कॉल करके अपना अपोलोजाइज या एक्सक्यूज बता देते हैं कि हमारा ये एक्सक्यूज था। एक गेस्ट मेरे ऐसे हैं जो बहुत वेट कराते हैं, अगर आप उन्हें 8 बजे का कहें तो वो आते हैं रात को 10 बजे, लेकिन आ जाते हैं। वो है तारिक फजल चौधरी साहब, क्योंकि वो हमेशा लेट करवाते हैं। और एक गेस्ट जो असल में उनका मसला ये है कि वो इसी हलके से मुंतखब हुए हैं ना, यानी अगर वो मुल्तान से, कराची से, कहीं और से होते तो फारिग होते, लेकिन चूंकि ये इस्लामाबाद उनका अपना हलका है तो उनकी मसरूफियत मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। नाज़रीन, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक हियर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद का दिन है, आप क्या कुछ कर रहे हैं? हम तो मेहमानों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये गुफ्तगू सियासी भी हो रही है, समाजी भी हो रही है, और इस गुफ्तगू में ज़ाती ज़िंदगी भी डिस्कस हो रही है। वर्मित साहब, आपकी एक मुलाकात बड़ी वायरल हुई ख्वाजा आसिर से, तो आप अक्सर उनके साथ चैपर्स में जाके मुलाकातें करती, क्या गुफ्तगू शनीद होती है? ख्वाजा आसिफ साहब अब मेरे दोस्त भी हैं, हमारी बड़ी अब कुर्बत है। वो मुलाकात की बातें गई, अब तो मतलब मैं उनका खुद देखिए, उसने मुझे रिस्पेक्ट दी थी, और मैंने ख्वाजा साहब को कहा भी था कि जी मैं तो आपकी वजह से बदनाम हो गया पीटीआई में, अब जान आप चुरा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा हाजिर। तो आज तक हमारा रिश्ता जो है, मैं कंबर इनके मुस्तकबिल के हवाले से एक बात करूं। प्रेडिक्ट करते हैं कुछ कि कहाँ जाएंगे ये इनको अगर पीटीआई वाले एक्सेप्ट न करे, और वो तो नहीं कर रहे हैं ना, और ये पीटीआई में न रहे, तो ये फिर जमीयतुल उलमा इस्लाम में होंगे। इनके मौलाना के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात, बहुत पुराने। ऐसे ही नहीं ताल्लुकात थे, लेकिन वहाँ पे उनका बड़ा वोट बैंक मौजूद है इनके हलके में भी। इन डायनेमिक्स को जानता हूँ, बड़ा वोट बैंक मौजूद है, और इसकी ज़ाती एक्सेप्टेंस भी बहुत है, तो ये इतने आसान वो नहीं होंगे, ये वोट ले सकेंगे। मौलाना साहब बदकिस्मती ये थी कि उनकी एक भाई की ज़बान की लफ्ज़ की वजह से हमारे दरमियान जो एहतराम इज़्ज़त का रिश्ता था, मैं बिल्कुल, मेरे एक भतीजे हैं, वो उनके दामाद भी अभी रिश्तेदारी हुई है, लेकिन मसला ये हुआ है कि वो हम इतने ज़्यादा दुश्मन तराजियों में चले गए कि अब मेरा ख्याल नहीं है कि मौलाना साहब की तरफ कोई मेरा सफ़र जो है वापस हो सकता है। और पीटीआई का जो है ना, आपने बात की, बात ये है, इस सियासत से हम भले ऐसे ही अच्छे हैं,
जो अब हम देख रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम में तो आप रहे भी मेरे ख्याल में। जी मेरा खानदान रहा है 7-8 बट आई बिलीव कि जब भी खान साहब बाहर आएंगे और उनकी अगर इनसे मुलाकात होती है तो ये पीटीआई से कहीं और नहीं जाना, मामलात नॉर्मलाइज हो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। आप ये खुद समझते हैं वैसे, या आप समझते हैं कि इस नहज तक पहुंचने की वापसी मुमकिन है? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो अभी शफीजान बता रहे थे ना, ये स्ट्रेटजी, ये जब हम 9 मई के बाद निकले थे, हम क्या करते थे, ऐलान कर देते फला जगह आ रहे हैं और उस तंजीम को कह देते हैं कि आप लोग ये भी नहीं सेलेक्ट करें। देखिए तवक्कल करना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसमें अब जो लोग चाहे हुए हैं उनको वो न खुद काम कर सकते हैं, उनको करके दे। एक बात देखिए, ये जो सुजैन ने बात की ना कि इमरान खान के निकलने पर इनकी वापसी और इनकी सियासी अहमियत में इजाफा हो सकता है, ये बात ठीक है। अली अमीन गंडापुर यानी इमरान खान को तो कुछ पता नहीं, वो तो जेल में हैं, लेकिन गंडापुर के खिलाफ इतना भड़काया गया कि उन्होंने गंडापुर को निकाल दिया। और अब जो मेरे इंफॉर्मेशन है तो इमरान खान इंतहाई पशेमान है बल्कि मैंने गंडापुर को क्यों निकाला, इनको निकाला ये, और इमरान खान की ये पशेमानी उनके बाहर आने और कम्युनिकेट करने के बाद उसी पोजीशन पे आ सकती है जिस पोजीशन पे गंडापुर की आई है। यानी इमरान खान को ये पता नहीं चलेगा कि ये निकला था बाजोड़ से लेकर कोहाट और डेरा इस्माइल खान तक मुश्किलात में, ये तमाम बातें उसे पता चलनी है। इसलिए इसके बारे में हम ये अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में इनकी क्या पोजीशन हो जाएगी। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, आप ये समझती हैं कि इमरान खान साहब का एज अ प्राइम मिनिस्टर रिवाइवल हो सकता है? 110%। इस मुल्क में क्या नहीं हुआ, इस मुल्क में वो लोग भी जिनको जिला वतन कर दिया गया था वो लोग भी वापस आए। नवाज शरीफ साहब के ये तो हाई कोर्ट तक चला गया, एयरपोर्ट के ऊपर रेड कारपेट बिछा कराने के लिए। इमरान खान की वापसी क्यों नहीं होगी? नहीं, एज अ प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, लेकिन उनकी बेटी दो मरतबा वजीर आजम बनी। उनका ख़ानदान आज भी भुट्टो के दामाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। आज भी सिंध उनके पास है, कश्मीर उनके पास है, गवर्नरियाँ उनके पास है। सियासत ख़त्म नहीं होती कंबर, ये तासुर गलत है। वक्ती तौर पर मुश्किलात आते हैं, इसलिए आते हैं सियासतदानों की गलतियाँ है कि उन्होंने आइन को सुपरमेसी नहीं दी है। ये मुश्किलात वो तब तक भुगतते रहेंगे जब तक आइन को सुपरमेसी नहीं देंगे, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन सियासत कभी ख़त्म नहीं हुई, सियासत हमेशा जिंदा रहती है। आपका भी ये? मैं ये ऐड करूँगा कि खान के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है, अवाम की बहुत बड़ी तादाद उनकी हिमायत करती है। और जब मियां नवाज शरीफ साहब इस निज़ाम में वापस आ सकते हैं, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ सकती है, जब सारे लोग आ सकते हैं, तो इतने बड़े अवामी सपोर्ट रखने वाला लीडर किस तरह नहीं आ सकता है। ये कौन सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ जेल में कैद थे, उनकी बेटी कैद थी, वो जनाब आज उसका भाई वज़ीर आज़म होगा, उसकी बेटी वज़ीर आला होगी। ये सियासत है। अगर आपके पास अवाम की सपोर्ट है, यू कैन बी प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान एनी टाइम। किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर किसी टाइम भी बन सकता है। इमरान खान साहब के हवाले से तो बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी को भी लोग बातें करते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा से टवाने नवाज शरीफ बन सकेंगे या नहीं। सुजैन भट्टी, उनकी बेटी आ चुकी है, सो इसलिए उन्होंने आई गेस शायद लिया। यस, अब क्योंकि बेटी उनकी आ चुकी है तो ही इज लाइक शी शुड डू इट। हमारे साथ नवाज शरीफ साहब जब तक जिंदा है एज ए लीडर वो एग्जिस्ट करेंगे, यानी हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो एक पॉपुलर लीडर बहरहाल है और पाकिस्तान के कई मरतबा वज़ीर आज़म भी रहे हैं। अलबत्ता मरियम नवाज उनकी जानशीन है, तो ठीक है, फिर पार्टी एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो की जानशीन थी। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल हमने पूरे करनी नहीं। आपको लगता है? खैर ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करेगा पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं 200 अद्दत नहीं पूरी की है, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो मियां नवाज शरीफ साहब की बात आपने की ना, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अब नज़र आ रहा है कि वो अमलन सियासत से एब्डिकेट हो चुके हैं, लेकिन उसकी बेटी की शक्ल में जो है वो एक जानशीन दे गए हैं। और आने वाले दौर में उनकी पार्टी या उनका फोकस होगा कि मरियम बीबी को वज़ीर आज़म बना सके। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौजूदा वक्त में जो है अपने भाई का उन पर एतमाद था, तो आज वज़ीर आज़म हैं। और मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ एक अच्छे भाई हैं, वो अपने भाई की सियासी राह में कोई रुकावट कभी नहीं डालेंगे।
सुज़ैन, जब हम मीडिया में वैसे काम कर रहे होते हैं तो आपस की हम जाहिर बात है रेटिंग्स का तो चक्कर होता ही है, लेकिन आपस में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कभी पॉलिटिशियन से हड्डा हो जाता है, कभी आपस में कुलीग से हो जाता है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि आपने रिसेंटली जो है ना शो शुरू किया है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो दफ़ा मेरे टॉक शो में कुछ पॉलिटिशियंस लड़े थे, बट मैंने वो एडिट करवाया था बिकॉज मुझे वो रेटिंग नहीं चाहिए थी। ये तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं। आप इन्होंने रेटिंग नहीं चाहिए थी, इन्होंने एडिट करा दिया। बिल्कुल, पॉलिटिशियंस आपस में लड़े तो ऐसा होना चाहिए। पॉलिटिशियन के लड़ने पे कोई प्रोग्राम अगर समझता है कि चढ़ेगा तो मेरा ख्याल है वो कोई अहमक बेवकूफ़ लोग होते हैं। ये शोर के मेरे मुझसे पता खजाब सॉरी जावेद चौधरी जो है वो ये काम करता है, ये लड़ाता है, और ऐसी भी और भी चंद एक फितना परवर लोग हैं। लेकिन सुज़ैन, ये जो माइंडसेट है कि अगर लड़ेंगे तभी जो है वो शो वायरल होगा या तभी इसका एक रीजन है, बिकॉज जो हमारी आवाम है ना उसको लड़ाई पसंद है, उसको गालम गलोच पसंद है। ये आवाम अब स्पाइसी स्टफ देखना चाहते हैं, सेंसेशनल। आवाम अब टिकटॉकर आवाम बन चुकी है, दे वांट समथिंग सिजलिंग। सो इस वजह से चैनल्स को भी ये होता है कि हम कुछ ऐसा दें जो जिसको ये एंजॉय कर सके। इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, बस हमारा माइंडसेट ये बन। हमारा सब इस माइंडसेट बनने के पीछे थोड़ा सा हमारे पास टाइम रह गया है वेरी क्विकली, कि हम इस माइंडसेट बनने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बड़ा कम हो चुका है। टिकटॉक की वीडियो जैसे 1 मिनट की वीडियो है, रील्स जो है वो 1 मिनट की चल रही है, तो अटेंशन स्पैन में वो चाहते हैं वो सेंसेशनलाइज हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, क्रिस्प हो, और फिर जो ऐसी बात होगी जिससे कोई जैसे हमारे करंट अफेयर्स में पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होती है, करंट अफेयर्स में क्रिटिकल एनालिसिस होता है, वो उस तरफ यंग जनरेशन जी नहीं जा रही। क्या वजूहत है? देखिए, मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि लोगों को एजुकेट करे, उनको मोटिवेट करे, उनको समझाए, लेकिन हमारा मीडिया कर क्या रहा है? वही सेंसेशन फैला रहा है, वही फसाद, दंगे, और उसके ज़रिए तो ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं पिछले दिनों एक शो में था और उसमें पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा और मुस्लिम लीग के रहनुमा बुरी तरह लड़े, यानी गालम गलोच तक की, और उस शो में मैं भी था। तो फिर मैंने 2-3 दिन बाद देखा तो वो लाखों में जा चुका था, क्योंकि वो लड़ रहे थे और मैं भी बैठा हुआ हूँ, ज़ाहिर वीडियो में मैं भी आ रहा था। मुझे दूसरे दिन उसी शो के लिए बुलाया गया तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मुझे पहले पैनल बता दे कि पैनल में कौन कौन है। भाई, हम डिबेट के लिए आते हैं, हम लड़ने के लिए नहीं आते, हम कोई मदारी नहीं है, हम सहाफ़ी हैं, हम सहाफ़त करेंगे, हम बात करेंगे, तज्जिया करेंगे, ख़बर देंगे। हमारी ज़िम्मेदारी ये, हम मदारी नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करे। तो परवेज़ साहब, आखिर में क्यों ऐसा होता है कि सहाफ़ी भी या फिर सियासतदान भी एक पर्सनल लेवल पे चला जाता है, और जब पर्सनल लेवल पे जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ज़ाहिर बात है राइज हो जाता है। चंद महदूद वक्त के लिए पर्सनल लेवल पे चला जाता है। मेरा और अफनान का हुआ था ना, लेकिन कुछ अर्से के बाद काफ़ी इनकाउंटर्स हैं। चले, आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानी गिरामी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईद का दिन है, आप दो गाए और इस शो की रौनक बख्शी आपने इस शो को। हमारी कोशिश राजी यही होती है कि अपने शो में ईद वाले दिन को लाइट टोन में डिस्कशन हो गई, लेकिन ऐसे इश्यूज़ को ज़रूर एड्रेस किया जाए जो इस टाइम माशरती मसाइल हैं, जो इस टाइम प्रेवलेंट है सोसाइटी में। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लाइटर मोड पे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईद को ईद की तरह मनाइए। मुश्किल हालात हैं, लेकिन इस हालात में मुकाबला भी करते हैं। इन्हीं हालात में हमने खुशियाँ भी बांटनी हैं और इन्हीं हालात में हमने पाकिस्तान को लेके आगे भी बढ़ना है, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कमर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने भी पाक।